हमारी जो लाइब्रेरी है, मैं समझता हूँ कि देश में ये एकमात्र पुस्तकालय है जो 24/7 विद्यार्थियों के लिए अवेलेबल है और 3000 के करीब विद्यार्थियों की सिटिंग कैपेसिटी है। मैं कोई उस तरह की आर्थिक जो संकट जिसकी आप बात कर रहे हैं वो नहीं है, लेकिन निश्चित रूप से जैसे जैसे और समय बीतेगा सरकार से और निवेदन करेंगे हम कि भी हमें और अधिक से अधिक वो ग्रांट्स दें ताकि विश्वविद्यालय और तरक्की करे। और ये तो मैं धन्यवाद करूंगा हरियाणा सरकार का और शिक्षा मंत्रालय का कि भाई उन्होंने हमें परमिशन दे दी है फैकल्टी पोजीशंस को फिल करने के लिए। एडवर्टीजमेंट हम पहले कर चुके हैं और क्योंकि वहाँ से हमें परमिशन आ गई है तो प्रक्रिया जारी है कि नेक का जो ग्रेड है महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय रोहतक का वो वैलिड था, वैलिड है, वैलिड रहेगा। द स्ट्रेंथ ऑफ ए चेन इज द स्ट्रेंथ ऑफ इट्स वीकेस्ट लिंक। तो चेन के यदि सारे नक्के सारी लिंक स्ट्रॉन्ग होंगे तभी चेन स्ट्रॉन्ग होगी। तो विगत 7 वर्षों की यदि NIRF रैंकिंग देखें तो महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय रोहतक हरियाणा प्रदेश का एकमात्र विश्वविद्यालय है जो लगातार 7 वर्षों तक पहले 100 में रहा। ये इंस्टीट्यूशन इज आवर मदर और व्यक्ति से इंस्टीट्यूशन बड़ी होती है। तो इंस्टीट्यूशन के हित में प्रशासनिक अधिकारियों को जो निर्णय लेने पड़े वो लेते हैं। भ्रामक प्रचार है, नेक ग्रेड वैलिड था, नेक ग्रेड वैलिड है, नेक ग्रेड वैलिड रहेगा। MBGL जब तक नहीं आ जाता तब तक रहेगा और आने के 3 महीने बाद तक भी रहेगा। नमस्कार, मेरा नाम है OP वशिष्ठ। दी हरियाणा टॉक्स में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ है महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय रोहतक के रजिस्ट्रार डॉक्टर कृष्णकांत गुप्ता जी। यूनिवर्सिटी को लेकर, यूनिवर्सिटी की ग्रेडिंग को लेकर, नेक ग्रेडिंग को लेकर पूरे प्रदेश में काफ़ी हा हुल्ला मचा हुआ है। पॉलिटिकल जो पार्टियां हैं उनके नेताओं ने भी MDU प्रशासन पर सवाल उठाए हैं और नेक ग्रेडिंग के तथ्य छुपाने के आरोप भी लगाए हैं। तो आज हम बात करेंगे डॉक्टर साहब से कि ये नेक ग्रेडिंग का क्या मसला है, क्या ग्रेडिंग ख़त्म हो चुकी है या कोई और बात है। तो डॉक्टर साहब, आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद वशिष्ठ जी, आपके स्टूडियो में आपने मुझे बुलाया यहाँ पर और ये जो मुद्दा जो आपने अभी बताया उस पर मैं अपने कुछ विचार रखूँगा। आपने मुझे मौका दिया उसके लिए बहुत अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे मार्च 2024 में MD यूनिवर्सिटी का जो ग्रेडिंग का जो अवधि होती है वो ख़त्म हो चुकी है। उसके बाद एक्सटेंड नहीं हुई है। नया जो फॉर्मेट आया है और जो पुराने वाला फॉर्मेट था नेक का, उसके लिए अप्लाई आपने किया था या नहीं किया था, क्या मामला है ये? पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि 2019 में महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय 3rd साइकिल के लिए नेक में असेसमेंट और एक्रीडेशन, जिसको मूल्यांकन एवं प्रत्यायन कहते हैं जी, उसके लिए गया। नेक जो है नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडेशन काउंसिल, UGC द्वारा एस्टेब्लिश्ड एक ऑटोनोमस बॉडी है जिसका जो मुख्यालय है वो बेंगलोर में है। और ये जो नेक है ये देश में जो हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे वो कॉलेज हैं चाहे वो यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनका मूल्यांकन और प्रत्यायन करता ही है सर्टेन पैरामीटर्स के बेस पे जी। और वो जो मेथडोलॉजी है वो डायनेमिक है और समय समय पर वो बदलती रहती है। तो उसी में 3rd साइकिल के लिए हमारा मूल्यांकन हुआ 2019 में और उसमें महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय को A+ ग्रेड मिला जी। ये जो ग्रेड देती है नेक, ये 5 साल के लिए देती है। क्योंकि वो मार्च में हुआ था तो इसलिए ये हमारा 27 मार्च 2024 तक वैलिड था। जो सर्टिफिकेट हमें नेक से मिला उस पर ये लिखा हुआ है जी। लेकिन कई तरह की बातें देश में चल रही थी तो राधाकृष्णन एक कमेटी बनी, डॉक्टर राधाकृष्णन कमेटी ने अपनी कुछ रिकमेंडेशंस दी और उन रिकमेंडेशंस को लेकर के कि भाई ये जो नेक की जो ये प्रक्रिया है ये बहुत ऑब्जेक्टिव हो, ट्रांसपेरेंट हो, रोबस्ट हो और इसमें लोगों का विश्वास और जमे, इसलिए एक नए फ्रेमवर्क के साथ नेक को आने के लिए कुछ रिकमेंडेशंस आई। उन रिकमेंडेशंस को लेके नेक ने 27 जनवरी को एक पब्लिक नोटिस दिया और उस पब्लिक नोटिस में ये कहा गया कि जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस आगे असेसमेंट और एक्रीडेशन के लिए आना चाहती हैं वो बाइनरी एक्रीडेशन या मैच्योरिटी बेस्ड ग्रेडेड लेवल एक्रीडेशन के लिए आ सकती हैं। मैच्योरिटी बेस्ड ग्रेडेड लेवल में उन्होंने 5 लेवल रखे हैं और बाइनरी एक्रीडेशन एक प्राथमिक एक्रीडेशन प्रोसेस है जिसमें इंस्टीट्यूशंस को एक्रीडिट किया जाएगा, प्रोविजनली एक्रीडिट किया जाएगा और नॉट एक्रीडिटेड, इस तरह की 3 श्रेणियां बनाई गई। जब वो पब्लिक नोटिस आ गया जनवरी में और मार्च में, क्योंकि हमारा ग्रेड मार्च तक वैलिड था, तो ग्रेड की वैलिडिटी खत्म होने से पहले ही, काफ़ी पहले, हमने एक चिट्ठी नेक को लिख दी
कि भाई आप नया सिस्टम लाने जा रहे हैं और आप कह रहे हैं कि नया सिस्टम और बेहतर होने वाला है, तो हम नए सिस्टम में जाना चाहते हैं, जो कि कोई भी विश्वविद्यालय लिखेगा जब एक नया सिस्टम, एक अच्छा सिस्टम आने वाला है जी। नेक्स्ट से हमें उसका कोई जवाब नहीं मिला, तो 27 मार्च को हमारी वैलिडिटी थी, 27 मार्च 2024 तक जी। 26 को हमने फिर एक चिट्ठी लिखी कि भाई आप हमारा ये जवाब तो दें कि भाई हम उसमें जाना चाहते हैं। उसके बाद नेक से हमें एक पत्र आया और नेक ने उसमें कहा कि भाई आप यदि नई मेथडोलॉजी में जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं, आप जाएं। तब तक लगातार हमारा नेक से कॉरेस्पॉन्डेंस चल रहा था, 2024 से कंटिन्यूसली हमारा कॉरेस्पॉन्डेंस नेक कार्यालय से चल रहा है और समय समय पर उनका जवाब भी आता रहता है। लेकिन कभी भी उनका ये जवाब नहीं आया कि भाई हमारा जो नेक का जो ग्रेड है कि उसका स्टेटस क्या रहेगा। तो हमारा चलता रहा, हम अपनी तैयारी भी करते रहे। और उसके बाद अभी जो ये लेटेस्ट जो एक प्रचार एक हुआ, जो दुष्प्रचार कहूंगा मैं तो नहीं, इसके लिए तो मैं बताऊंगा कि जो रोहतक से कांग्रेस के सांसद है दीपेंद्र सिंह हुड्डा और एक्स उप मुख्यमंत्री जो हरियाणा के दुष्यंत चौटाला, उन्होंने भी बड़ा ज़ोरदार तरीके से उठाया ये मामला कि एमडी यूनिवर्सिटी ने लाखों बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है और उन्होंने अपनी जो नेक ग्रेडिंग जो है A+ वाली, उसके तथ्यों को छुपाया है। ये क्या, कि इसमें कितनी सच्चाई है? नहीं, इसमें बिल्कुल भी कोई सच्चाई नहीं है। नवंबर में वहाँ से हमें एक मेल आया और वो मेल आया, उसकी कोई बैकग्राउंड रही होगी। देश में भिन्न भिन्न विश्वविद्यालयों की भिन्न भिन्न परिस्थितियाँ हैं और कोई ना कोई बैकग्राउंड रही होगी कि उन्होंने पूरा अपना रिकॉर्ड खंगाला होगा। और उसके बाद जब हमें मेल आई तो तत्परता से हमने उस पर प्रतिक्रिया की और बहुत पुरजोर तरीके से और दृढ़ता से हमने नेक कार्यालय को चिट्ठी लिखी और उसको परस्यू किया। और उस हमारा परस्यूएंस था, उसके बेस पे रिजल्ट सामने है कि कल जो है नेक से एक पब्लिक नोटिस आ गया है 5 दिसंबर को, और 5 दिसंबर कल ही था जी, आज 6 दिसंबर है। और उसमें उन्होंने साफ कहा है कि भी 27 जनवरी 2024 को जो एक पब्लिक नोटिस आया जिसमें नई मेथडोलॉजी की बात की, उसी डेट से उन्होंने उन सभी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन का नेक ग्रेड वैलिड कर दिया है जिनका ग्रेड 27 जनवरी के बाद वैलिड था पुराने सिस्टम के हिसाब से। और वो तब तक वैलिड रहेगा जब तक इनका जो नया सिस्टम है मैच्योरिटी बेस्ड ग्रेडेड लेवल वो नहीं आ जाता। और उसमें तो उल्टा ये भी लिखा है, आप देखेंगे कि उसके 3 महीने बाद तक भी वैलिड रहेगा ग्रेड, क्योंकि लोगों को तैयार करने में, उसको अप्लाई करने में थोड़ा समय लगता है। तो मैं ये बहुत दृढ़ता के साथ आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि नेक का जो ग्रेड है महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय रोहतक का, वो वैलिड था, वैलिड है, वैलिड रहेगा। नहीं, जैसे हम नए जो फॉर्मेट आएगा नेक के ग्रेडिंग के लिए, तो उसके लिए अप्लाई हम कब तक कर सकते हैं, या अभी तक कोई फॉर्मेट ही नहीं बना है? नेक कंफ्यूजन की बात है। यस, अभी नेक का फॉर्मेट नहीं बना है। नेक ने कोई फॉर्मेट अभी लॉन्च नहीं किया है। जब नेक ने पब्लिक नोटिस में लिखा है कि जब वो हमारा लॉन्च हो जाएगा उसके 3 महीने तक भी हमारा ग्रेड वैलिड रहेगा। और हम तो ये नेक की जो तैयारी है, ये कोई एक दिन की तैयारी नहीं होती है वशिष्ठ जी, ये पूरे 5 साल तैयारी करनी पड़ती है संस्था को। और डिफरेंट पैरामीटर्स हैं जिनको पूरे पैरामीटर्स को स्ट्रॉन्ग रखना पड़ता है, क्योंकि किसी ने कहा भी है कि द स्ट्रेंथ ऑफ ए चेन इज द स्ट्रेंथ ऑफ इट्स वीकेस्ट लिंक। तो चेन के यदि सारे नक्के, सारी लिंक स्ट्रॉन्ग होंगे तभी चेन स्ट्रॉन्ग होगी, चल पाएगी। तो कोई भी जो विश्वविद्यालय है या जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है वो ये कोशिश करती है कि जो पैरामीटर है, सारे पैरामीटर्स में हमारा मैक्सिमम स्कोर हो ताकि हम हाईएस्ट स्कोर अचीव कर पाएं। तो हमारी तो 24 में भी तैयारी थी, हमारी आज भी तैयारी है। हम तो तैयार हैं। नेक्स्ट जब MBGL को लॉन्च कर देंगे तुरंत हम अप्लाई कर देंगे और 4th साइकिल के लिए हम अपने विश्वविद्यालय का मूल्यांकन और प्रत्यायन करा लेंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे अभी पीछे NIRF की भी रैंकिंग मिली थी यूनिवर्सिटी को, उसमें जो रैंक है वो पहले से डाउन गई है, ये इसमें कितनी सच्चाई है, ये कैसे डाउन गई? नहीं, इसमें कोई बहुत ज़्यादा सच्चाई नहीं है। आप देखें तो विगत 7 वर्षों की यदि NIRF रैंकिंग देखें तो महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय रोहतक हरियाणा प्रदेश का एकमात्र विश्वविद्यालय है जो लगातार 7 वर्षों तक पहले 100 में रहा है। लेकिन क्या है कि ये जो NIRF रैंकिंग है या नेक का जो प्रोसेस है वो डायनेमिक प्रोसेस है, वो लगातार उसमें अपडेशन होता रहता है। तो NIRF रैंकिंग में भी उन्होंने स्टेट
पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ की कैटेगरी अब अलग कर दी है। पहले ओवरऑल यूनिवर्सिटीज़ की रैंकिंग निकलती थी। तो बड़े हर्ष के साथ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हम पूरे प्रदेश की सभी यूनिवर्सिटीज़ में भी 100 से नीचे रहे हैं। और उसके बाद जो स्टेट पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ की कैटेगरी 2 साल से अलग बनी है, उसमें भी पिछली बार तो हमारा हाईएस्ट था जी, और इस बार हमसे ऊपर कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का है और जीजेयू का है, उसके बाद हमारा नंबर है। लेकिन उसमें भी जैसे मैंने आपको बताया कुछ पैरामीटर्स हैं, तो कुछ पैरामीटर्स में तो अभी भी हमारा स्कोर बहुत सारे विश्वविद्यालय से ऊपर है। रिसर्च का क्या है? रिसर्च एंड इनोवेशन जो है उसमें हमारा स्कोर बहुत अच्छा है। और आप देखें तो पीछे स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से जो एक 2% साइंटिस्ट की लिस्ट निकलती है, उसमें लगभग 20 से ऊपर हमारे टीचर्स हैं, हमारे वैज्ञानिक हैं, साइंटिस्ट हैं, हमारे टीचर साइंटिस्ट जो उस लिस्ट में हैं। तो ये बहुत गर्व की बात है, गौरव की बात है हमारे विश्वविद्यालय के लिए और पूरे राज्य के लिए कि हमारे विश्वविद्यालय में इस तरह के कर्मठ और योग्य और सक्षम शिक्षक काम करते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और भी बात है कि हरियाणा की इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी है MDU, और उसमें लंबे समय से भर्तियाँ नहीं हो पाई, ना टीचिंग की ना नॉन टीचिंग की। तो इससे काफ़ी जो टीचिंग का जो काम है वो काफ़ी प्रभावित हो रखा है। तो ये कहाँ पे दिक्कत है, क्यों नहीं भर्तियाँ हो पा रही, इसके लिए आप क्या मानते हैं, क्या दिक्कत है इसमें? देखिए, इस बात को सभी लोग अच्छे से समझते हैं और लगातार हमारा सरकार के साथ इस पे विमर्श चलता रहता है और पत्राचार भी चलता रहता है। और ये तो मैं धन्यवाद करूंगा हरियाणा सरकार का और शिक्षा मंत्रालय का कि भाई उन्होंने हमें परमिशन दे दी है फैकल्टी पोजीशंस को फिल करने के लिए। एडवर्टीजमेंट हम पहले कर चुके हैं और क्योंकि वहाँ से हमें परमिशन आ गई है तो प्रक्रिया जारी है। अब ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है, लेकिन हम सब मिल करके उसमें लगे हुए हैं और धीरे धीरे ये सारे काम होंगे। तो ये कब तक हम मान के चले कि ये जो हमारे जो पद खाली पड़े हैं और जो प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्तियां जो है उनके लिए इंटरव्यू कब तक हो पाएंगे, ये भर्तियां कब तक हो पाएंगी, ताकि बच्चों का जो पढ़ाई का शैक्षणिक जो काम है वो प्रभावित ना हो? देखिए, जल्दी होगा ये काम, मैं तो समझता हूँ ये जल्दी पूरा होना चाहिए। और जितना आपका कंसर्न है विद्यार्थियों को लेकर के, उतना ही कंसर्न यूनिवर्सिटी अथॉरिटीज़ का भी है और सरकार का भी है। और सरकार भी इसको लेकर के बहुत सकारात्मक है और हम भी इसको लेकर माननीय कुलपति और हम सब जो उनकी टीम MDU हम सकारात्मक हैं और उस पर तेज़ी से कार्रवाई की जा रही है। तो ऐसे कितने पद है जो भरे जाएंगे जिनके लिए अभी प्रोसेस चला हुआ है? वो लगभग हमने PR01 और PR02 करके इस तरह से हमने 2 एडवर्टीजमेंट निकाली थी और उसमें एप्लीकेशंस आ चुकी हैं, उनकी स्क्रीनिंग और सिक्रूटनी का प्रोसेस चल रहा है और फेजेस में ये जो है एक फिर दूसरा फिर तीसरा इस तरह से इंटरव्यू शुरू हो जाएंगे आने वाले समय में। और पीछे कुछ स्टूडेंट है, कुछ टीचर है, एक एसोसिएशन बनी हुई है, उनका ये कहना है कि जो अनुसूचित जाति के लिए जो रिजर्वेशन है उसमें SC और DSC का कोई जो डिवाइड किया गया था उनका आरक्षण, उसको लेके भी बैकलॉग को लेके काफ़ी दिक्कत है। DSC समाज के लिए कोई रिजर्वेशन के पूरे पद नहीं मिल पा रहे, ये ऐसा भी कोई आरोप है? ये कन्फर्म हो चुका सब चीज़ें? उनको अपनी बात कहने का अधिकार है। एक पूरी प्रक्रिया है कि जो रोस्टर बनता है वो डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर ऑफिसर से उसको हम चेक कराते हैं। उसके बाद सरकार की तरफ से 2 ऑब्जर्वर होते हैं, वो ऑब्जर्वर उसको चेक करते हैं, उसके बाद ही कहीं जाके ऐड जाती है। तो बड़ा फुल प्रूफ और ट्रांसपेरेंट सिस्टम है। और वशिष्ठ जी, आप तो समझते हैं कि हमारे लिए तो कोई भी वर्ग है, सब हमारे लिए उतना ही मायने रखते हैं और जिसका जो अधिकार है वो मिलना ही चाहिए। और उसमें यूनिवर्सिटी अथॉरिटीज़ का कहीं भी कोई इस तरह की कोताही नहीं है कि भाई हम किसी का अधिकार कम कर दें या ज़्यादा कर दें, और वो अधिकार हमारे पास है भी नहीं। पूरा ट्रांसपेरेंट सिस्टम है, बड़ा पारदर्शी सिस्टम है जिसके तहत ये सारी कार्रवाई हो रही है। एक सर, पिछले दिनों एक विवादित बात भी आई सामने कि भाई यहाँ पे टीचरों के पद तो खाली है, ऊपर से यहाँ के जो टीचर है उनको सस्पेंड किया जाता है, उनको यूनिवर्सिटी में बैन किया जाता है क्योंकि वो यूनिवर्सिटी की जो गतिविधियाँ है उनको मतलब छवि खराब करने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, वो प्रशासनिक निर्णय है, मैं तो उसमें यही कहना चाहूँगा कि प्रशासनिक निर्णय है और प्रशासन ने जो निर्णय लिया है अपने हिसाब से लिया है। नहीं तो वो क्यों लिया गया, कोई इसके पीछे कारण क्या था? नहीं, इसके लिए ये बातें तो मैं समझता हूँ कि सब किसी न किसी माध्यम से सबके सामने हैं।
और वो कोई नई चीज़ नहीं है। मैं तो केवल यही कहना चाहूँगा इसमें कि इंस्टीट्यूशन इज़ आवर मदर, और व्यक्ति से इंस्टीट्यूशन बड़ी होती है। तो इंस्टीट्यूशन के हित में प्रशासनिक अधिकारियों को जो निर्णय लेने पड़े वो लेते हैं। छात्र संघ चुनाव नहीं हो पा रहे, हालांकि ये अपना यूनिवर्सिटी का लेवल का बात नहीं है, ये तो सरकार का काम है, लेकिन इसके बावजूद कुछ छात्र संगठन जो है लगातार यूनिवर्सिटी में दबाव डाल रहे हैं कि भाई यूनिवर्सिटी जो है, प्रशासनिक जो अधिकारी है वो मनमानी करते हैं, वो स्टूडेंटों के हितों की बात नहीं सुनते, वो यूनिवर्सिटी के छात्रों के सुनवाई नहीं करते। इसमें कितनी सच्चाई है, ऐसा क्यों? ये बात मैं नहीं मानता हूँ। मैं विश्वविद्यालय का कुल सचिव होने के नाते बहुत दृढ़ता से आपसे ये बात कहना चाहूँगा कि जो विद्यार्थी हैं वो मेजर स्टेक होल्डर होते हैं किसी भी संस्था के। जी। तो यदि विद्यार्थी हैं तो हम हैं, मैं ये मानता हूँ। तो विद्यार्थियों के हित हमारे लिए सर्वोपरि हैं, और हमारी पुरजोर कोशिश रहती है कि विद्यार्थियों से संबंधित कोई भी मुद्दे हो उनको हम प्राथमिकता के साथ लें और उनको उनकी एंटायर सेटिस्फेक्शन, पूर्ण संतुष्टता के लेवल तक जाकर के उनका निराकरण करें। एक डॉक्टर साहब, पिछले दिनों ना यूनिवर्सिटी में फाइनेंशियल क्राइसिस हो गया था, वित्तीय दिक्कतें थी, क्योंकि सरकार की तरफ से जो ऐड मिलता है सरकार को वो नहीं मिल पा रहा था। वो बाद में कुछ टीचर और नॉन टीचिंग एसोसिएशन ने मुद्दा भी उठाया कि भाई वो लोन है, लोन तो नहीं होना चाहिए, सरकार को तो ग्रांट देनी चाहिए। वो अब वित्तीय स्थिति कैसी है अभी विश्वविद्यालय की? अभी तक तो हमारे विश्वविद्यालय की वित्तीय स्थिति ठीक है, और सरकार ग्रांट देती है, सरकार की अपनी सीमाएं हैं। सभी विश्वविद्यालयों से प्रपोजल मांगे जाते हैं, मीटिंग्स होती हैं, और उसमें सरकार ने जो जिसको जिस तरह से अचीवमेंट्स के बेस पे, स्ट्रेंथ के बेस पे, और उनके बहुत सारे पैरामीटर्स हैं जिनके बेसिस पे वो ग्रांट्स देते हैं। तो जो मिल जाता है उसको हम बड़ी श्रद्धा के साथ स्वीकार करते हैं, और बाकी विश्वविद्यालय के अपने जो भी साधन और संसाधन हैं, और जो हमारे एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं, हमें तो एक ये भी एक एडवांटेज है कि पुराना विश्वविद्यालय होने के नाते, क्योंकि आपको मालूम है हम अपने गोल्डन जुबली ईयर में चल रहे हैं जी, और बहुत सारे जो विद्यालय महाविद्यालय हमसे एफिलिएटेड हैं, तो उनसे हमारे काफ़ी सारी फाइनेंशियल जो रिसोर्सेज हैं वो आते हैं, और भी बहुत सारे सिस्टम्स हैं, एग्जामिनेशन सिस्टम है। तो अभी जो है कि अभी हम विश्वविद्यालय में कोई उस तरह की आर्थिक जो संकट जिसकी आप बात कर रहे हैं वो नहीं है, लेकिन निश्चित रूप से जैसे जैसे और समय बीतेगा सरकार से और निवेदन करेंगे हम कि भी हमें और अधिक से अधिक वो ग्रांट्स दें ताकि विश्वविद्यालय और तरक्की करे। जैसे बताते हैं कि अपना नॉर्थ इंडिया की हम सरकारी यूनिवर्सिटीज़ की बात करें तो जो विवेकानंद पुस्तकालय है, और वहाँ पे जो सीटिंग कैपेसिटी है स्टूडेंट्स के बैठने के लिए, वो इतनी ज़्यादा बच्चे, मतलब 2000 से ज़्यादा बच्चे एक साथ यहाँ बैठ के पढ़ सकते हैं। तो क्या ये व्यवस्थाएं जो है वो गर्ल्स और बॉयज़ हॉस्टल में भी करने की कोई आगे की फ्यूचर प्लानिंग है? देखिए, बॉयज़ हॉस्टल में तो करने की प्लानिंग नहीं है, क्योंकि बॉयज़ के लिए उस तरह के कंस्ट्रेंट्स नहीं है। हमारी जो लाइब्रेरी है, मैं समझता हूँ कि देश में ये एकमात्र पुस्तकालय है जो 24/7 विद्यार्थियों के लिए अवेलेबल है, और 3000 के करीब विद्यार्थियों की सिटिंग कैपेसिटी है। आप कभी भी उसमें जाएं, औचक निरीक्षण भी करें आप, या वहाँ पे विजिट करें, तो आप देखेंगे 2-2,500 विद्यार्थी हमेशा ही पढ़ते रहते हैं वहाँ पे। और उससे जो सबसे बड़ी बात हुई है कि यूनिवर्सिटी का कैरेक्टर ही बदल गया है उससे। और जैसे कहते हैं ना, लाइट मूड में खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है, तो जब विद्यार्थियों को पढ़ते हुए और विद्यार्थी देखते हैं तो उनका मन भी करता है कि भाई मैं भी पढूं। तो इसका बहुत बड़ा वो है। तो माननीय कुलपति एक बार कह रहे थे कि कुछ बच्चियां उनसे मिली और उन्होंने कहा कि सर, शाम को मेरा पढ़ने का मन होता है और मेरी जो रूममेट है उसका सोने का मन होता है। तो कई बार हमारा इस पे भी ये हो जाता है कि एक ने पढ़ना है, एक ने सोना है। तो सर, और लाइब्रेरी में 8 बजे के बाद हम जाने नहीं देते सुरक्षा कारणों से, 7-8 बजे के तो बाद। इसका वो विंटर सीजन और समर सीजन के हिसाब से है, तो इसका समाधान निकालो। तो कुलपति महोदय ने तुरंत ये कहा कि भी ठीक है, जो हमारा अभिलाषा परिसर है वुमेन हॉस्टल का, उसी के परिसर के अंदर जगह अवेलेबल है, जिसमें एक बहुत बड़ा और आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित लड़कियों के लिए, फीमेल स्टूडेंट्स के लिए एक रीडिंग फैसिलिटी जो स्टेट ऑफ द आर्ट होगी, वो अंडर कंस्ट्रक्शन है और जल्दी वो पूरी होगी, और वो बच्चियों के लिए वो एक विश्व स्तरीय सुविधा हम देने जा रहे हैं। और एक डॉक्टर साहब, अपने लिए प्राउड की बात है कि जो अपने देश के CJI है सूर्यकांत, वो MDU के एलुमनाई है, यहाँ से उन्होंने LLB कर रखी है। तो क्या नज़दीक कोई ऐसा प्लान है कि आप उनको यहाँ पे बुला के उनका वेलकम करें, क्योंकि वो हमारे यहाँ के एलुमनाई है? देखिए वशिष्ठ साहब, इससे ज़्यादा गर्व और गौरव की बात क्या है कि हरियाणा प्रदेश के एक सामान्य परिवार में जन्मे हुए मिस्टर जस्टिस सूर्यकांत जी
आज इस पद पर हैं, हाईएस्ट पोजीशन है जुडिशरी में जी। और विश्वविद्यालय के लिए इससे बड़ी प्रसन्नता का विषय क्या हो सकता है कि वो हमारे लॉ ग्रेजुएट है हमारे यहाँ से। तो हमारे विश्वविद्यालय में तो जिस दिन उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की शपथ उन्हें दिलवाई गई, उत्सव का माहौल था जी। ऑडिटोरियम इतना बड़ा सभागार है, वो लॉ स्टूडेंट से, टीचिंग नॉन टीचिंग फैकल्टी से और स्टूडेंट से भरा हुआ था। बड़ी स्क्रीन पे उनका, बड़ी स्क्रीन पे हमने उसका लाइव टेलीकास्ट किया जी। और उसके बाद कुलपति महोदय ने सबको एड्रेस भी किया और सबसे एक रिजल्ट तो निकल के आया कि कौन कहता है आसमान में छेद नहीं हो सकता, एक पत्थर तो दिल से उछालो यारो। तो एक असंभव को संभव करके दिखाया मिस्टर जस्टिस सूर्यकांत जी ने। जी। तो ये बहुत खुशी की बात है हमारे लिए और हम तो चाहेंगे और हमारा ये प्रयास है कि जल्दी से जल्दी हम उनसे मिलेंगे और मिल करके उनसे अनुनय विनय करेंगे कि वो हमारे विश्वविद्यालय में आएँ किसी अवसर पर। और मुझे लगता है कि दीक्षांत समारोह से बेहतर कोई समारोह हो नहीं सकता कि जब उनकी उपस्थिति से हमारा पूरा मंच और हमारा पूरा विश्वविद्यालय गौरवान्वित महसूस करेगा। तो उसके लिए माननीय कुलपति जी से मिलकर के चर्चा करेंगे इस पे और जैसा वो कहेंगे फिर आगे। तो कोई दीक्षांत समारोह की कोई जल्दी कोई प्लानिंग की? हाँ, हमारी प्लानिंग तो है कि भी हम दीक्षांत समारोह अति शीघ्र विश्वविद्यालय में आयोजित करेंगे। जी। एक आखिरी सवाल जब तक हम अपना ख़त्म करें पॉडकास्ट। एक पिछले दिन स्टूडेंटों ने काफ़ी विवाद किया और आरोप भी लगाए विश्वविद्यालय प्रशासन पर कि यहाँ पे जो कुलपति का जो आवास है वहाँ पे गमले बनाए जाते हैं, गमला फैक्ट्री वहाँ पे चलती है, प्लांट लगा हुआ है, यहाँ से बेचे जाते हैं। वो काफ़ी कंट्रोवर्सी हुई पूरे हरियाणा में, यूनिवर्सिटी की छवि को भी झटका लगा है। तो इसमें कितनी सच्चाई है, ये क्या पूरा मामला था? मुझे लगता है मेरा तो वैसे वो जो उसमें विद्यार्थी जब घुसे वहाँ पर तो मैं वहाँ पहुँचने वाला पहला अधिकारी था जी। और विद्यार्थियों से मैंने बात भी की थी और वो सोशल मीडिया पे जो मैंने उनसे वार्ता की वो अवेलेबल थी। तो मैं तो बहुत प्रामाणिकता के साथ ये कह सकता हूँ कि भाई इस तरह की कोई सच्चाई नहीं है और झूठ के पैर नहीं होते, आपको मालूम है। तो उसका वही हाल हुआ। मतलब इसके पीछे ये है कि कोई यूनिवर्सिटी की छवि खराब करने की साजिश हो सकती है? देखिए, मैं तो यही कहूँगा कि इंस्टीट्यूशन हर व्यक्ति की निगाह में प्राथमिकता होनी चाहिए। मतभेद हो सकते हैं, मतभेद बैठ के सुलझाने चाहिए जी। आप उसको उनमें इंस्टीट्यूशंस को पुल कर लें, ये कोई अच्छी बात। एक यूनिवर्सिटी में डॉक्टर साहब सेफ्टी और सिक्योरिटी की बातें सामने आती है लड़कियों की तरफ से कि कैंपस में कुछ ऐसी गाड़ियाँ घूमती हैं जो ब्लैक फिल्म लगी होती है और वो लड़कियों पे छींटाकशी भी करते हैं। कुछ जगह पे ऐसा भी है कि वहाँ पे नशा किया जाता है, ड्रग्स लेते हैं बाहरी बच्चे आके या स्टूडेंट है यूनिवर्सिटी के। इसके लिए आपने कोई मास्टर प्लान बनाया है सेफ्टी या सिक्योरिटी को लेकर? ऐसा कुछ प्लान तो इन प्लेस है। जब भी कोई इस तरह की शिकायत मिलती है यदि, तो उस पर तुरंत कार्रवाई होती है। पीछे भी आपने अखबारों के माध्यम से पढ़ा होगा कि एक आध बेटी को किसी ने कुछ कह दिया था तो दे वर अरेस्टेड बाय द पुलिस। तो हमारी महिलाओं की सम्मान को लेकर कि जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है, उससे कतई कोई समझौता नहीं है। यदि कोई हमारे विश्वविद्यालय में पढ़ने वाली बालिकाओं से या विश्वविद्यालय में काम करने वाली महिलाओं से यदि कोई बिल्कुल भी लिबर्टी लेने की कोशिश करता है या उनके सम्मान को ठेस पहुंचाता है तो उस पर कठोर से कठोर कार्रवाई होती है। और पीछे 2-3 मुद्दे थे, आपके संज्ञान में भी होंगे, उसमें जो भी लोग इन्वॉल्व थे हमने एक पूरी कार्रवाई करते हुए, प्रशासनिक कार्रवाई करते हुए जो पनिशमेंट होनी चाहिए थी उन सबको पनिशमेंट दी है। और जीरो टॉलरेंस पॉलिसी में जीरो टॉलरेंस पॉलिसी। विश्वविद्यालयों में अक्सर ऐसी शिकायतें आती है, जैसे मैं एमडीयू की बात नहीं कर रहा, बहुत हरियाणा की सभी यूनिवर्सिटीज़ की बात कर रहा हूँ, कि जो रिसर्च स्कॉलर हैं, जो पीएचडी जिसके अंडर की जाती हैं, वो सुपरवाइज़र प्रोफेसर उन बच्चों को हरेस करते हैं या तो उनसे पैसे मांगते हैं या उनको और तरीके से हरेसमेंट किया जाता है। ऐसे इसके लिए भी कोई आपने कोई विशेष योजना बना रखी है कि ऐसी घटना कभी ना हो तो आप क्या एक्शन लेते हैं? ये तो ऐसी चीज़ें हैं जो यदाकदा होती हैं, होनी नहीं चाहिए तब भी। और मान लो एक आध कोई ऐसी केस हुई भी है तो हम तो टर्मिनेशन तक भी लेके गए हैं। तो जो मैंने पहले आपसे कहा जीरो टॉलरेंस पॉलिसी में जीरो टॉलरेंस पॉलिसी, उसमें कोई समझौता नहीं है। और मान लो किसी बच्चे की कोई कंप्लेंट आती भी है तो हमारे पास पूरा मैकेनिज्म है, ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म है, एम्प्लॉयज़ के लिए भी और स्टूडेंट्स के लिए भी। तो उसकी पूरी प्रक्रिया है, संवैधानिक प्रक्रिया है जो की जाती है और उनको बुला करके समझाया जाता है और उसका जो भी है उसका किया जाता है, एक निर्णय उसमें लिया जाता है।
एक डॉक्टर साहब आखिरी बात है कि जो कुछ लोगों में कन्फ्यूज़न है कि नेक ग्रेडिंग की बात आई तो फिर उसमें यह है कि जो ऑनलाइन कोर्स है डिस्टेंस के वो बंद हो गए हैं, उसकी वजह से काफ़ी नुकसान हो रहा है स्टूडेंटों को। इसमें कितनी ये भ्रामक प्रचार है। नेक ग्रेड वैलिड था, नेक ग्रेड वैलिड है, नेक ग्रेड वैलिड रहेगा। MBGL जब तक नहीं आ जाता तब तक रहेगा और आने के 3 महीने बाद तक भी रहेगा। और 5 दिसंबर को जो ये पब्लिक नोटिस आ गया है, इससे जो एक बात चल रही थी कि OL और ODL प्रोग्राम्स जो हैं वो वैलिड नहीं हैं। जून 2026 तक तो वैसे ही वैलिड थे वो, और अब तो ये भी आ गया है जो अभी कल जो पब्लिक नोटिस आया है जी। तो हमारे OL और ODL प्रोग्राम्स जो भी हैं वो वैलिड थे, वैलिड हैं और वैलिड रहेंगे। ये मैं पूरी दृढ़ता के साथ और पूरी प्रामाणिकता के साथ आपसे कह रहा हूँ। एक डॉक्टर साहब, जैसे ये नेक ग्रेडिंग को लेकर बड़ा एक राजनीतिक मुद्दा बना, ये अलग अलग पार्टी के लोगों ने, विपक्ष के नेताओं ने इस मामले को पुरजोर तरीके से उठा, तो कहीं ना कहीं कोई गैप तो रहा होगा ना इसमें? देखिए, नवंबर के महीने में जो एक नेक से मेल आई थी जिसको फिर हमने स्ट्रांगली टेकअप किया और टेकअप करके हमने नेक अथॉरिटीज़ को लिखा और इस मुद्दे को टेकअप किया। तो हम तो इस धन्यवाद भी करना चाहेंगे नेक अथॉरिटीज़ का, केंद्र सरकार का, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का और स्टेट गवर्नमेंट का, कि उन्होंने इसका संज्ञान लिया और उन्होंने ये देखा कि भी इसमें संस्था की गलती नहीं है। जो पुराना सिस्टम था वो आपने बंद कर दिया, नया सिस्टम आपने लॉन्च नहीं किया, तो संस्था जाए तो जाए कहाँ। इसलिए संस्थाओं के हित को ध्यान में रखते हुए केवल MD यूनिवर्सिटी ही इसमें ऐसी नहीं है, देश बहुत बड़ा है, बहुत सारी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं इसमें जो सिमिलरली सिचुएटेड थी और जो सफ़र कर रही थी। तो उन्होंने देखा कि लार्जर इंटरेस्ट में जब संस्थाओं की कोई गलती ही नहीं है तो इनका ग्रेड वैलिडिटी एक्सटेंड कर देनी चाहिए। और उसी का परिणाम है कि आप देखिए कि 3-4 दिन में ही वहाँ से पब्लिक नोटिस आ गया है कल, जो सबके सामने है, पब्लिक डोमेन में है, कि भी 24 जनवरी 2024 के बाद जिनके ग्रेड वैलिड थे वो वैलिड रहेंगे जब तक MBGL नहीं आ जाता, और उसके 3 महीने और मिलेंगे वैलिडिटी के, ताकि उसमें जो संस्थाएं चाहें वो अपना अप्लाई कर दें। तो दोस्तों, महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय रोहतक के रजिस्ट्रार डॉक्टर कृष्णकांत गुप्ता जी ने पॉडकास्ट में हर उस सवाल का जवाब बेबाकी से दिया, बहुत ही स्पष्टता से दिया, जिसका जनता बार बार पूछ रही थी, सोशल मीडिया पे जिसका प्रचार हो रहा था, पॉलिटिकल पार्टी के नेताओं ने जिसे मुद्दा बनाया हुआ था, वो सब जो बातें हैं वो डॉक्टर साहब ने पूरी स्पष्टता के साथ आपके सामने रखी। डॉक्टर साहब, आपने हमें समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू आशीष जी, धन्यवाद।